14 अगस्त 2005 ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बोइंग 737 प्लेन अपनी 300वीं लैंडिंग करने ही वाला था। जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे लोग विमान से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ अजीब लगा। प्लेन अपनी निर्धारित ऊंचाई पर बिना किसी परेशानी के उड़ रहा था, मगर पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब 2 F-16 फाइटर जेट्स को प्लेन के करीब भेजा गया तो अंदर का नजारा देखकर पायलट्स के होश उड़ गए। केबिन के अंदर सभी पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क लटके हुए थे। सभी पैसेंजर, क्रू मेंबर्स और यहाँ तक कि पायलट्स भी अपनी सीटों पर बेहोश पड़े थे और प्लेन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। आखिर कैसे एक पूरा प्लेन बिना पायलट के घंटों तक उड़ता रहा? और उस दिन हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 पर ऐसा क्या हुआ था जो एविएशन हिस्ट्री की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन गया? तो चलिए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से आज के इस वीडियो में। इस घटना की शुरुआत होती है 14 अगस्त 2005 की सुबह को, जब हीलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाली थी। सुबह के करीब 9:07 पर इस फ्लाइट ने अपनी 300वीं उड़ान भरी। इसमें 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस फ्लाइट को उड़ाने की जिम्मेदारी 58 वर्षीय अनुभवी जर्मन पायलट हंस जर्गन मार्टिन के हाथों में थी, जिनके पास लगभग 17,000 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। उनके साथ 51 वर्षीय को पायलट पंपस चार्ल्स थे, जो 7,500 से अधिक फ्लाइट आवर्स पूरे कर चुके थे। इसके साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोडोम कमान संभाल रहे थे। मौसम बिल्कुल साफ था और सब कुछ सामान्य तरह से चल रहा था। उड़ान भरने के करीब 5 मिनट बाद, यानी 9:12 पर जब प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तभी अचानक से प्लेन में एक अलार्म बजने लगा। जब पायलट्स ने इसका कारण जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह अलार्म आमतौर पर तब बजता है जब प्लेन जमीन पर होता है और टेक ऑफ के लिए सही से तैयार नहीं होता। पायलट इस अजीब स्थिति को देखकर हैरान रह गए। 12,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में उड़ते प्लेन में इस अलार्म के बजने का मतलब पायलट्स की समझ से परे था। दोनों पायलट इस गड़बड़ी को समझकर ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति गंभीर लग रही थी। इसलिए उन्होंने तुरंत ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने का फैसला किया। पायलट ने ATC को सूचना दी कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है, लेकिन इससे पहले कि वे और कुछ समझ पाते, कॉकपिट में और भी अलार्म्स बजने लगे। कंट्रोल पैनल पर एक के बाद एक कई वार्निंग लाइट्स जलने लगी और इन अलार्म्स की आवाज इतनी तेज हो गई कि पायलट्स की आवाज ATC तक पहुंचना भी बंद हो गई और ATC से संपर्क बनाए रखना भी मुश्किल हो गया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगता है, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सिस्टम्स ओवरहीट हो रहे हैं। पायलट्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उधर केबिन के अंदर भी हालात बिगड़ने लगे। यात्री घबराने लगे थे। चारों ओर डर का माहौल था। क्रू मेंबर्स लगातार उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, प्लेन के अंदर हालात और बिगड़ते जा रहे थे। यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी और कुछ ही देर में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिरने लगे। ऐसा तभी होता है जब केबिन में ऑक्सीजन का लेवल खतरनाक रूप से कम हो जाता है। इस दौरान प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। पायलट्स लगातार ATC से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार सिग्नल कट रहा था। कुछ ही देर में प्लेन का ATC से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। अब ATC की ओर से भी फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पायलट्स की ओर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि प्लेन बिना किसी कंट्रोल के लगातार अपनी ऊंचाई बढ़ाता जा रहा था। यह फ्लाइट आमतौर पर 1 घंटे और 45 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी, यानी सुबह करीब 10:45 पर इसे एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था। सुबह करीब 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इस समय कॉकपिट और केबिन में क्या हो रहा था, ये कोई नहीं जानता था। इसके बाद 9:37 पर यह विमान एथेंस फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में दाखिल हो गया। इसके बाद 10:12 से 10:50 तक एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार रेडियो कॉल्स के जरिए फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे, यानी इस वक्त तक प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन न तो रनवे पर इसका कोई अता पता था और न ही ये प्लेन आसमान में दिख रहा था। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी।
कहीं ये कोई हाईजैकिंग तो नहीं या फिर कोई तकनीकी खराबी। इन तमाम अनहोनी की आशंकाओं के बीच ग्रीस के अधिकारियों ने तुरंत अपने 2 F-16 फाइटर जेट्स को इस फ्लाइट की लोकेशन ट्रैक करने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन जेट्स ने हीलियोस फ्लाइट 522 को खोज निकाला। इनमें से एक फाइटर जेट प्लेन के बेहद करीब उड़ने लगा ताकि यह देखा जा सके कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब फाइटर जेट के पायलट ने प्लेन की खिड़कियों के अंदर झांका तो जो नजारा उसने देखा वह किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। जब F-16 फाइटर जेट के पायलट ने प्लेन के अंदर झांका तो उसने देखा कि कॉकपिट में मुख्य पायलट अपनी सीट पर सिर नीचे करके बेसुध हालत में पड़ा हुआ है, जबकि को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद फाइटर जेट प्लेन के पीछे गया और अब इसने पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया। यहाँ का नजारा तो और भी डरावना था। सैकड़ों यात्रियों से भरे इस प्लेन में कोई भी हिलडुल नहीं रहा था। इतने बड़े विमान के पास 2 तेज रफ्तार फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, लेकिन किसी भी यात्री ने मुड़कर उनकी ओर नहीं देखा। किसी ने घबराकर हाथ नहीं हिलाया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा प्लेन गहरे मातम में डूब चुका हो। तभी लगभग 11:49 पर अचानक फाइटर जेट के पायलट्स ने देखा कि एक शख्स केबिन से कॉकपिट की ओर बढ़ रहा है। कुछ सेकंड बाद वह पायलट सीट पर बैठ गया। फाइटर जेट के पायलट ने उसे इशारा कर अंदर की स्थिति के बारे में जानना चाहा। उस शख्स ने भी इशारे से कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन वह बोल नहीं पाया। इसके करीब 1 मिनट बाद 11:50 पर अचानक प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। फाइटर जेट के पायलट्स के सामने ही हीलियोस फ्लाइट 522 एक तरफ झुकने लगा और तेजी से नीचे गिरने लगा। कॉकपिट में बैठा वह रहस्यमयी शख्स प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब प्लेन पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। 12:04 पर यह विमान एथेंस से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिको की पहाड़ियों से टकरा गया। इसके क्रैश होते ही सभी 121 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो गई। जरा सोचिए उन F-16 फाइटर जेट्स के पायलट्स पर क्या बीती होगी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस विमान को गिरते हुए देखा, ये जानते हुए कि अंदर सवार किसी को भी वे बचा नहीं सकते। ग्रीस में इस प्लेन के क्रैश होने की खबर आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने एक एक करके सभी 121 लोगों के शव बरामद किए, लेकिन जब उन बॉडीज की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। असल में प्लेन में मौजूद ज्यादातर यात्री और क्रू मेंबर्स प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर पायलट पहले ही मर चुके थे तो लगभग 2 घंटे तक प्लेन को कौन कंट्रोल कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोडो। जी हाँ, एंड्रियास प्रोडो ही इस विमान को आखिर तक संभाले हुए थे, क्योंकि प्लेन के क्रैश होने से पहले आखिरी बार उन्हीं की आवाज ATC ने सुनी थी। एंड्रियास ने लगभग 5 बार मदद की गुहार लगाई थी। हालांकि उनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस था और वे छोटे मोटे प्लेन उड़ाना जानते थे, लेकिन बोइंग 737 जैसे बड़े विमान को उड़ाने का उन्हें कोई अनुभव नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आखिरी समय तक कोशिश की। वो विमान को घनी आबादी वाले इलाके से दूर ले जाने में सफल रहे, ताकि अगर विमान क्रैश भी हो तो नीचे मौजूद लोगों की जान को कोई नुकसान न पहुंचे। जब एक्सपर्ट्स ने इस हादसे की गहराई से जांच शुरू की तो कई अहम चीजें सामने आईं। जब विमान बाईं ओर झुका था तो इसकी वजह उसका बायां इंजन था, जिसमें ईंधन खत्म हो चुका था। लेकिन यह सिर्फ एक सुराग था। इस घटना के असली कारण तक पहुंचना अभी बाकी था। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल पर पड़ी, जहां एक खास बटन ने उसका ध्यान खींचा। यह बटन विमान के केबिन प्रेशर को कंट्रोल करने वाला था। उसे देखते ही मानो पूरी गुत्थी सुलझ गई। दरअसल प्रेशराइजेशन सिस्टम पूरे विमान में एयर प्रेशर को बनाए रखता है और इस बटन से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पर विमान के इंजन बाहरी हवा को धीरे धीरे अंदर भेजते रहते हैं, जिससे केबिन के अंदर मौजूद यात्रियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे। जनरली इस प्रेशराइजेशन बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है, ताकि केबिन में हवा का दबाव खुद ब खुद नियंत्रित होता रहे। लेकिन अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर स्विच किया जाए तो पायलट और को पायलट को इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब इस हादसे की असली जड़ तक पहुंचने के लिए हमें घटना से 1 दिन पहले जाना होगा। जब इस बोइंग 737 विमान को रूटीन सर्विसिंग के लिए भेजा गया, वहां इंजीनियरों ने इसे पूरी तरह चेक किया और इसकी सर्विसिंग की गई। लेकिन इसी दौरान सर्विसिंग करने वाले लोगों ने
इसके प्रेशराइजेशन बटन को मैनुअल मोड पर स्विच कर दिया था। दुर्भाग्य से जब विमान उड़ान के लिए तैयार हुआ तो न पायलट और न ही को पायलट ने इस ओर ध्यान दिया कि उनके प्लेन का मैनुअल मोड चालू ही रह गया है। इसके कारण जब विमान 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो विमान के अंदर ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे गिरने लगा, जिससे यात्रियों को चक्कर आने और बेचैनी महसूस होने लगी। और इसी के कुछ समय बाद कॉकपिट में बैठे पायलटों को वार्निंग अलार्म सुनाई देने लगे। उन्होंने तुरंत समस्या की तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उनका ध्यान इस महत्वपूर्ण बटन पर नहीं गया। इस एक छोटी सी गलती ने पूरे विमान को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया। जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर गिरता गया, कॉकपिट में भी हालात बिगड़ने लगे। कम ऑक्सीजन की वजह से दोनों पायलट धीरे धीरे बेहोशी की ओर बढ़ रहे थे। यात्रियों के लिए इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क तो उपलब्ध थे, लेकिन कॉकपिट में ये मास्क अपने आप नहीं गिरते। इसी कारण पायलट्स को वक्त रहते ऑक्सीजन नहीं मिली और वे पूरी तरह बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में मौजूद यात्री और क्रू मेंबर भी अब बेहोश होने लगे थे, क्योंकि इनकी पैसेंजर सीट के ऊपर लगा ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट तक की ही ऑक्सीजन दे सकता था। और जब इमरजेंसी ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी तो एक एक करके सभी यात्रियों ने बेहोशी की हालत में दम तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने के बावजूद विमान में एक शख्स अभी भी जीवित था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एंड्रियास प्रोड्रोमो इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे। इसका जवाब उनकी एक खास काबिलियत में छिपा था। दरअसल वे एक स्कूबा डाइवर थे। स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्हें अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक के रखना पड़ता था। इसी वजह से वे प्लेन में मौजूद बाकी सभी लोगों से ज्यादा देर तक होश में रह सके। लेकिन लगातार कम होती ऑक्सीजन के कारण अब उनकी हालत भी बिगड़ने लगी थी। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और कॉकपिट तक पहुंचने में सफल रहे। वहां पहुंचकर उन्होंने विमान को नियंत्रण में लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेन यात्रियों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था। एंड्रियास ने अपनी आखिरी सांस तक विमान को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इसमें सफल नहीं हो सके और अंततः हेलियोस फ्लाइट 522 पहाड़ियों से टकरा गई और उसमें सवार सभी 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस खौफनाक हादसे के करीब 15 महीने बाद ग्रीस के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि इस पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि ये बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस हादसे का असली दोषी कौन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे अनुसार इस पूरी घटना में अगर किसी को असली दोषी माना जाए तो वह सर्विस सेंटर था, जहां विमान की रूटीन मेंटेनेंस हुई थी। उनके कर्मचारियों ने प्रेशराइजेशन बटन को ऑटो से मैनुअल मोड में बदल दिया था। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने न तो इसे वापस ऑटो मोड पर किया और न ही पायलट्स को इस बदलाव की जानकारी दी। अगर वे इस छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण डिटेल को नजरअंदाज न करते तो शायद उस दिन 121 मासूम जानें बच सकती थीं। यह सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं थी, बल्कि एक गंभीर लापरवाही थी, जिसकी कीमत पूरे विमान को चुकानी पड़ी। ऐसी ही एक छोटी सी गलती हुई थी फ्लाइट 571 के साथ, जिसमें प्लेन क्रैश में जिंदा बचे सर्वाइवल्स की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें जिंदा रहने के लिए मजबूरी में अपने ही यार दोस्त और परिवार के सदस्यों की मुर्दा बॉडीज को खाना पड़ा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।